अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को अब हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी केमिस्ट मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, वैसे दुनिया में हर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे है। खुदा भी हमसे फरमाते हैं कि आप आसमानों को देखो, आप ज़मीनों को देखो, क्या कोई सिस्टम दरहम बरहम होता है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो खुदा हमसे ये फरमा रहे होते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर तवाज़ुन है, मुतवाज़िन है, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स वाले भी कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ स्टैटिक हो तो वो जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसे भी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम से हम क्या मतलब लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम इक्विलिब्रियम की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिएक्शन चल रहा होता है और हम उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, पहले इसको समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज अ रिएक्शन। ठीक है। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट को रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल टूटेंगे, नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जुड़ेंगे और खुद को रीअरेंज करेंगे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए रिएक्शन। तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं रिएक्शंस की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैं आपको बताऊं, रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे को हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं? याद रखें, हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा दुनिया से मर जाना, इंतकाल कर जाना, ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है कि हम एक दफ़ा कहीं चले जाते हैं, लौट के वहाँ नहीं आते। कहीं और तो पहुँच जाते हैं लेकिन लौट के वहीं नहीं जाते जहाँ से हम आए हैं। इसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। और कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं वापस आ जाते हैं, स्कूल जाते हैं वापस आते हैं, मार्केट जाते हैं वापस आते हैं, जहाँ से गए थे वहाँ पर वापस आते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको देती हैं और इसमें जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है और जाके आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट बनती है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होता। ठीक है। और रिएक्शन जो है वो एक हद तक फॉरवर्ड जाता है, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू कम बैक। इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, ये जो रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि A इज अ रिएक्टेंट एंड इट रिएक्ट्स विद B एंड इट्स फॉर्म C एंड D। और ये जो है जो सिंगल हेड एरो है ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करते हैं, ये हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कहीं पर इस तरह लिखा हुआ आपको नजर आ जाए तो समझ जाना कि दिस इज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। एट द टाइम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा इन दोनों में से उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम फॉर्म में वापस आ जाएगी। ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे A+B, ये रिएक्शन करेंगे और ये बनाएंगे C+D। एक खास वक्त तक ये चलता रहेगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिएक्शन यहाँ से बैकवर्ड आना शुरू कर देगा। ठीक है। यानी C और D एज ए रिएक्टेंट के तौर पर काम करेंगे, A और B बना रहे होंगे। यानी A और B मिलकर C और D बना रहे हैं, यानी ये रिएक्टेंट मिलकर वो प्रोडक्ट बनाता है, फिर ये एज ए रिएक्टेंट का काम करता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब A और B C और D बना रहे होंगे तो C और D ऐसे देख रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। उस वक्त ये भी बना रहे होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से उस तरफ जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड जा रहे होते हैं और ये यहाँ से प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, स्टार्ट में इन द स्टार्ट इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। मैक्सिमम होने की वजह से इन दोनों के दरमियान कोलिजन भी बहुत बेहतरीन होगा। जब कोलिजन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो C और D में कन्वर्ट हो रहे होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी और उसका जो रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा और C और D बनना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो कोलिजन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होगी। ठीक है। और वहाँ पर पहले
पहले तो सी और डी थे ही नहीं, अब बनने लगे। तो जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, वहाँ पर उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अब अच्छा, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज और उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब होगा? जब इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होने लगेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे कि तो ये जो यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड से बैकवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था, जो रेट था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हुई है। जब कंसंट्रेशन कम हुई, कोलिजन कम हुआ। यहाँ पर सी और डी की कंसंट्रेशन बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यहाँ पर पहले बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल थोड़ा सा होगा। इस यानी शॉर्ट टेल वाले एरो का जो मतलब हुआ कि अगर यहाँ से 100 मॉलिक्यूल्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये और ज़्यादा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उससे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा तो उस दौरान इन दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नजर हमें नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे दोनों हाथों में एक एक मार्कर है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है ये फॉरवर्ड जाएगा, ये वाला मार्कर बैकवर्ड आएगा, ये इधर गया इधर गया। अब मुझे बताएं दोनों हाथों में मेरे कितने कितने मार्कर हैं, एक एक मार्कर है, ठीक है। अब फिर एक, हालांकि रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन रिमेंस सेम। इसका ये मतलब नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हुआ होगा, स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा। इसीलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं हम केमिस्ट्री में, और इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शन में हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं? तो याद रखिए, इक्विलिब्रियम के लिए लाजमी है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो, और रिवर्सिबल रिएक्शन की ये खासियत होती है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होते। दिस इज द मिशन ऑफ इम्पॉसिबल, जो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो चलता रहता है, ये इधर उधर 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 चलता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट को हम ये डिफाइन करते हैं कि ये वो टाइम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। या हम इसको ये डिफाइन करते हैं कि ये वो वक्त होता है, दिस इज द टाइम at which there is no change in the concentration of reactant and product, ठीक है। अब कंसंट्रेशन चेंज क्यों नहीं हो रही होगी? आपको पता है कि अगर यहाँ से 10 मॉलिक्यूल उधर जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड, तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ आ भी तो रहे, ठीक है। नेट इफेक्ट्स रिमेन 0, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। इसको हम कैसे कहते हैं? अच्छा, एक और बात, ये जो रेट है, रेट का क्या मतलब है, ठीक है, और कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, यानी 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में उस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, और अभी मैंने आपसे कहा कि सपोज करेंगे मेरे पास बीकर है, इसलिए मैं एक सर्कल को 1 मोल समझता हूँ, इसके 6 मोल्स हैं, तो यहाँ पर इसी हिसाब से कोलिजन होगा, ठीक है। और एक बीकर में लेता हूँ, यहाँ पर और ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कोलिजन कहाँ ज्यादा हो रहा होगा? यकीनन यानी बीकर बी में कोलिजन ज्यादा हो रहा होगा, जैसे बीकर ए एंड दिस इज बीकर बी। बीकर बी में ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ ज्यादा बन रही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो रेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट में चले जाएंगे, फिर ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो रेट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हम इसे यूँ कह सकते हैं कि रेट को यूँ डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन 1 सेकेंड। रेट को आप रिएक्टेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट को आप प्रोडक्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आ रहा है कि कितनी कम हो रही है, उसको भी हम रेट कह सकते हैं। या इसको बिल्कुल उल्टा कर दें कि 1 सेकंड में प्रोडक्ट साइड में कितने
बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें मेरे पास ये रिएक्टेंट है, अभी ये मेरा जो राइट हैंड है ये रिएक्टेंट है, इसके पास 3 मार्कर हैं, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये प्रोडक्ट है, इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं और आपने रेट देखना है। सपोज करें यहाँ से एक मार्कर यहाँ चला गया, ठीक है, अब मुझे बताएं रेट। तो आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे राइट हैंड में कितने मार्कर्स की कमी आई, उसे रेट कहते हैं। या फिर आप इससे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे लेफ्ट मार्कर में कितने, मेरे लेफ्ट हैंड में कितने मार्कर्स ऐड हुए। ठीक है, तो हम रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी बात कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर मैं रेट को अगर ये रिएक्शन में सपोज करता हूँ A+B और इससे बनता है C+D, और अब मैं रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बात करता हूँ तो मैं यूँ लिखूंगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये यहाँ पर मैं नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बात कर रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगर मैं रेट को इन सेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखूंगा C/D पर टाइम, एंड दिस टाइम शुड बी इन सेकंड्स। ठीक है, तो ये तो हुआ रेट और ये हुई कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ कोलेजन के बढ़ने से आपका जो प्रोडक्ट है रेट है वो ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ कोलेजन के कम होने से रेट आपका कम होगा। ठीक है, अच्छा अब दोबारा से हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो रेट के, ये जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन हम लेते हैं A+B, दोबारा से हम इसी की बात करते हैं। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो कहीं पर नहीं होता, C+D। ठीक है, और अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। जितने रिएक्टेंट्स होंगे, मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, मैंने 2 लिखे, 4 होते तो 4 रखता, 6 होते तो 6 लिखता मैं यहाँ पे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D के। ठीक है, स्टार्ट में तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा होगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहां पर ये इक्वल होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ B लिखता हूं मैं बैकवर्ड के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? किसके बराबर है जी? हाँ, इसको अगर इस पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा देना, ये क्या बनेगा? KAB, यहाँ पर क्या बनेगा? KCD, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं K फॉरवर्ड लिखता हूँ और इसको KB लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं KRF की जगह उसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, अब ये तो दोनों कंसंट्रेशन है जो चेंज हो रही है, ये कंसंट्रेशन है चेंज है, लेकिन ये K भी कांस्टेंट है, KF कांस्टेंट है, तो दोनों केस को एक तरफ कर दो, तो KF जब यहाँ आएगा और KB इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा, तो C और D यहाँ पर होंगे, ये C ये D, ठीक है, और ये A और D यहाँ चला जाएगा, A एंड B। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो KF है ये कांस्टेंट है, KB है कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट बिकम्स कांस्टेंट, तो ये जो KF है डिवाइडेड बाय KB है, इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, इसका हम नाम देते हैं KC। तो KC एक्सप्रेशन कैसे हो गई? KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है,
ये तो हुई बात कि अगर आपके पास सारे मोल्स, सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो 1 मोल अगर वहाँ पर हैं, और अगर मल्टीपल मोल्स हैं तो अभी हम देखते हैं क्या इसके लिए क्या करना है। और एक और बात कि ये कैसे एक्सप्रेशन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाती हैं और बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिए जाते हैं और आपको कैसे एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाता है। इसके लिए देखिए हमेशा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन हो, आपके पास एक रिएक्शन है कि M plus N forms O plus Q, ठीक है, और इसमें A moles of M, B moles of N, C moles of this and D moles of this react करते हो, तो अब कैसी एक्सप्रेशन क्या होगी, कैसी एक्सप्रेशन सेम ही होगी, बस आपने इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, Kc is equal to concentration of product है ना, तो O की कंसंट्रेशन, ये जो C है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसको आपने इसका पावर बना देना है। ऑल्दो कि ये सही तरीका नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखते, ये D हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें इत्तफाकन ये जो कोएफिशिएंट होता है यही पावर बन जाता है। ठीक है, ऑल्दो कि ये इस तरह नहीं लिखते, इसको कैलकुलेट किया जाता है M A N B। ठीक है, तो ये हमने कैसे एक्सप्रेशन लिखा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, अगर इस Kc इसको सॉल्व करने के बाद, ये कंसंट्रेशन सॉल्व करने के बाद Kc की वैल्यू लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है ना, जब तो 0 से कम 1 से कम आएगा आंसर। तो इस कंडीशन में इसका मतलब हुआ चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो रिएक्शन शुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर 1 से ग्रेटर आता है तो क्या मतलब हुआ, देखिए ना, अगर इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर लेस हो, तो वैल्यूज नॉर्मली ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, उस वक्त आपका जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये कैसे जो एक्सप्रेशन हमने देखी ये ड्राइव करने को आती है बुक के अंदर, और जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलती हैं उस पर आपने कैसे एक्सप्रेशन लिखने, और इंशाल्लाह आगे हम लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरफ जाएंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।